हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुरलीधर सिंह आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम नया लेसन शुरू कर रहे हैं और लेसन है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में हम स्टडी करेंगे आज। तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, यानी परिसंचरण तंत्र जिसको कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम तो सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहेंगे, यानी कि प्राणियों के शरीर में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला जो सिस्टम है, जो तंत्र है, उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? प्राणियों के शरीर में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले तंत्र को परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के प्राणियों में पदार्थों का सर्कुलेशन जो है ये अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे कुछ जंतु जैसे पॉलीफेरा संघ के जंतु हैं, इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु हैं, इन जंतुओं में पदार्थों का परिवहन जो है ये जल के माध्यम से होता है। तो ऐसे परिसंचरण को वाटर वास्कुलर सिस्टम कहते हैं, जल परिवहन तंत्र कहते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम ह्यूमन में, मानव में परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, तो अब हम यहाँ पर सिर्फ मानव को फोकस करेंगे। तो मानव का रुधिर परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण का मतलब क्या होता है? सर्कुलेशन परिभाषा क्या है परिसंचरण का? सर्कुलेशन हिंदी में परिसंचरण। परिसंचरण किसे कहेंगे? यानी कि शरीर में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना सर्कुलेशन कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है। तो चूंकि मानव में परिसंचरण जो है, पदार्थों का परिवहन जो है वो ब्लड के थ्रू होता है, रुधिर के माध्यम से होता है, इसलिए मानव में पाए जाने वाले सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो मनुष्य का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये कई भागों का बना होता है। नंबर 1, यानी यहां पर आप देखो पहले, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र, ये कई भागों का बना होता है। नंबर 1 ब्लड, नंबर 2 ब्लड वेसल्स, नंबर 3 हार्ट, और नंबर 4 लिम्फ। यानी मनुष्य का रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है ये 4 भागों का बना होता है। एक तो हो गया ब्लड माने रुधिर, ब्लड वेसल्स का मतलब हो गया रुधिर वाहिनी, और हार्ट का मतलब हो गया हृदय, और लिम्फ का मतलब हो गया लसिका। हार्ट को हृदय,
इसे रुधिर वाहिनी कहेंगे, ब्लड वेसल को, और ये जो है ये हो गया रुधिर, यानी मनुष्य का रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है ये इन 4 भागों का बना होता है। अब हम इस लेसन में इन चारों के बारे में अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ह्यूमन ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे। ह्यूमन ब्लड तो मानव के शरीर में रुधिर जो है वो होता क्या है, पहले तो देखिए ब्लड जो है यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो कि विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायक होता है। इसके अलावा और भी कार्य ब्लड के हैं, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन नामक एक शोषण वर्णक पाया जाता है, रिस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में सहायक होता है। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है। ब्लड के हमारे शरीर में ब्लड कितना होता है, सामान्य रूप में लोग कह देते हैं कि एक सामान्य मनुष्य के बॉडी में ब्लड जो है वो होता है लगभग 5 लीटर, लेकिन ब्लड जो है मनुष्य के कुल भार का लगभग 7 से 8% होता है। मनुष्य के टोटल भार का 7 से 8% होता है। यानी अगर किसी मनुष्य का वजन लगभग 60 किलोग्राम है, 62 किलोग्राम है, तो उस आदमी के शरीर में 5 लीटर लगभग ब्लड होगा। यानी कि 8% अगर हम देखेंगे तो 62 का 8% लगभग 5 लीटर हो जाएगा, 5 लीटर होता है। अब ऐसा नहीं है कि भाई एक 80 किलो का व्यक्ति है तो उसके भी बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, ऐसा नहीं है। एक छोटा बच्चा है वो भी 10 साल का बच्चा है, सामान्य है, तो उसके बॉडी में हम कहीं 5 लीटर ब्लड है तो नहीं होता है। ये ब्लड का जो मापदंड है ये उसके वेट के हिसाब, उसके भार के हिसाब से होता है। तो एक सामान्य मनुष्य में रुधिर की मात्रा जो है उसके भार का 7 से 8% लगभग होता है। अब रुधिर के देखिए ब्लड रुधिर के 2 प्रमुख भाग होते हैं। रुधिर के 2 प्रमुख भाग होते हैं। एक को कहते हैं ब्लड कार्पस्कुल, रक्त कणिका, रक्त कणिका। और दूसरा है ब्लड प्लाज्मा। रक्त कणिका और ब्लड प्लाज्मा, रुधिर प्लाज्मा, ये 2 होते हैं प्रमुख भाग। अब देखिए जो रक्त कणिकाएं होती है कुल ब्लड का लगभग 45% होती हैं, और प्लाज्मा जो है कुल ब्लड का ये लगभग 55% होता है। रक्त कणिकाएं जो है ये 3 होती हैं, 3 प्रकार की। नंबर 1 आरबीसी, नंबर 2 डब्ल्यूबीसी
नंबर 3 ब्लड प्लेटलेट। प्लेटलेट ये 3 प्रकार के रक्त कणिकाएं होती है। तो ये ध्यान रखना, रुधिर में रक्त कणिकाओं की प्रतिशत मात्रा को हीमेटोक्रीट कहते हैं। हीमेटोक्रीट। हीमेटोक्रीट किसे कहते हैं? रुधिर में रक्त कणिकाओं की प्रतिशत मात्रा को हीमेटोक्रीट कहते हैं। अब इसके बाद है प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में हम देखते हैं। प्लाज्मा में कुल ब्लड का लगभग 35% होता है। अब इसमें प्लाज्मा में जो है, इसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। यहां पर देखिए भाई इस प्रकार से, तो प्लाज्मा में ये कुल ब्लड का 55% होता है। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? प्लाज्मा का संगठन, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में जल होता है जो कि 90% होता है। प्लाज्मा में 90% जल और 10% जो है इसमें कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब इसको अलग अलग लिखेंगे। जल 90% हो गया। अब इसमें कार्बनिक पदार्थ ये 10% हो गया। अब कार्बनिक पदार्थ में जो 10% है, इसमें क्या क्या होते हैं भाई? अब इसमें तो प्लाज्मा प्रोटीन होती है 4 मुख्य रूप से। प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन। तो इनको नाम लो, यानी एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्राम्बिन, चौथा है फाइब्रिनोजन। ये हो गया कार्बनिक पदार्थ में। तो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि रुधिर में पाई जाने वाली 2 प्रोटीनों के नाम लिखिए। तो इन चारों में से कोई भी 2 आप लिख सकते हैं। अब देखिए एल्ब्यूमिन जो है ये यानी पाया जाता है लगभग 4.5%। 4.5% जो है एल्ब्यूमिन होता है और 2.5% जो है ये ग्लोब्यूलिन होता है। ग्लोब्यूलिन 2.5% और प्रोथ्राम्बिन जो है ये बहुत अल्प मात्रा में होता है। अल्प मात्रा में। और फाइब्रिनोजन जो है, फाइब्रिनोजन ये लगभग 0.3% होता है। एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन जो है ये शरीर में निश्चित परासरण दाब बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोथ्राम्बिन फाइब्रिनोजन यह रुधिर स्कंदन में सहायक होते हैं। रुधिर स्कंदन का मतलब रुधिर का जम जाना, यानी शरीर से बाहर आने पर रुधिर का ये थक्का के रूप में बन जाना या जम जाना रुधिर स्कंदन कहलाता है। इसके बारे में डिटेल में बाद में अध्ययन हम करेंगे। तो ये हो गया भाई प्लाज्मा में जल और कार्बनिक पदार्थ में 4 हो गए। अब इनके अलावा भी कार्बनिक पदार्थों में इनके अलावा भी ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसी अम्ल, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सब कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसको हम
अलग से भी लिख सकते हैं या इसी में आप लिख दो, इसमें हाइड्रोजन, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक अम्ल, वसी अम्ल, अमीनो अम्ल, ये सब कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसको इस प्रकार से अगर लिखा जाए तो ज्यादा बेटर होगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूं पूरा, थोड़ी सी स्पेस। तो आपने देखा कि रुधिर के दो भाग हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिका। प्लाज्मा के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, तो प्लाज्मा जो है इसमें जो यानी जल 90% होता है और 10% में कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ ये होते हैं 10% में। अब कार्बनिक पदार्थों में हमने जैसे बता दिया कि प्लाज्मा प्रोटीनें होती है 4, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमीनो अम्ल, ये सब जो है कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और अकार्बनिक पदार्थों में सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन आदि ये सब अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया प्लाज्मा का संगठन, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा या कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अब इसके बाद जो है हम ब्लड सेल के बारे में अध्ययन करेंगे, रुधिर कणिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला है रुधिर कणिकाएं, जो कि हमने आपको बताया 3 होती हैं, यानी ब्लड कार्पस्कुल। रुधिर कणिकाएं ये हमने आपको बताया है कि ये होती हैं 3, एक तो होती हैं आरबीसी और दूसरे हैं डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट। आरबीसी के बारे में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे। आरबीसी कुल रुधिर कणिकाओं का 99% भाग होती है। लाल रुधिर कणिकाएं कुल रुधिर कणिकाओं का लगभग 99% आरबीसी होती है। लाल रुधिर कणिकाएं जो है पुरुषों में और महिलाओं में इनकी संख्या में अंतर देखा गया है। पुरुषों के 1 घन मिलीमीटर ब्लड में 1 घन मिलीमीटर ब्लड में आरबीसी की संख्या जो है ये लगभग आप जो ये 52 लाख तक होती है लगभग। कहीं पर आपको 50 लाख लिखा मिलेगा, कहीं पर 55 लाख, कहीं पर 60 लाख भी हो जाता है। सामान्य रूप में पुरुषों के 1 घन मिलीमीटर ब्लड में आरबीसी की संख्या 52 लाख होती है, जबकि महिलाओं में यह संख्या जो है 5 लाख कम, यानी लगभग 47 लाख। यानी 1 घन मिलीमीटर ब्लड में महिलाओं के 47 लाख आरबीसी पाए जाते हैं। आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी का खाली एक ही काम है, गैसों का परिवहन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, यही आरबीसी का कार्य है। आरबीसी के बारे में और हम डिटेल में अध्ययन कर रहे हैं।
सबसे पहले आरबीसी, आरबीसी क्या इसको हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। इसको एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। तो आरबीसी के बारे में सबसे पहले क्या हो गया, आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या यानी लगभग पुरुषों में लगभग 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर ब्लड, यानी 1 घन मिलीमीटर ब्लड में लगभग 52 लाख, जबकि महिलाओं में यह 5 लाख कम हो जाता है। निर्माण, निर्माण इनका आरबीसी का निर्माण ये बोन मैरो में, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा क्या है, स्तनधारी बैल के जो जंतु होते हैं उनकी हड्डियां जो है वो छिद्रयुक्त होती हैं, उन छिद्रों में विशेष प्रकार के तरल पदार्थ भरे रहते हैं, उसी को कहा जाता है बोन मैरो या अस्थि मज्जा। तो इसी अस्थि मज्जा में जो है आरबीसी का निर्माण होता है। कितने दिन में होता है, लगभग 72 घंटे में। कितने, 72 घंटे में। इनका जीवन काल, इनका जीवन काल लगभग 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। 120 दिन बाद ये मृत हो जाती हैं और इस मरे हुए आरबीसी का विघटन प्लीहा और यकृत में होता है। इनका विघटन जो है ये प्लीहा तथा यकृत, प्लीहा तथा यकृत में होता है इनका विघटन। और ये जब मृत हो जाती है तो इनके विघटन से जो है बिलिरुबिन, बिलिवर्बिन नामक पित्त वर्णक बनता है। इसके अलावा पित्त रस, यकृत की कोशिकाएं पित्त रस का निर्माण भी इन्हीं मृत आरबीसी से कर लेती हैं। विघटन हो गया इनका, यानी संरचना, संरचना देखिए, आरबीसी यह उभयोतल, नहीं सॉरी, यह उभयावतल संरचना होती है, उभयावतल, उभयावतल। उभयावतल, उभयावतल का मतलब होता है कि दोनों सतह के अंदर की तरफ धंसी हुई होती है। जैसे मार्केट में पेड़ा बिकता है, मावा का बना हुआ पेड़ा, पेड़े को चपटा रहता है, उसको बीच में अंगुली से ऐसा दबा दो तो जो संरचना बनती है वही संरचना हो गया उभयावतल। तो ये तस्तरी नुमा रचना होती है, उभयावतल होती है, इनके दोनों सतह अंदर की तरफ झुके हुए होते हैं। और स्तनधारियों की जो आरबीसी है, वयस्क आरबीसी, उसमें केंद्रक नहीं पाए जाते। महत्वपूर्ण पॉइंट है, स्तनधारी वर्ग के जंतुओं की वयस्क आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते, लेकिन ऊंट और लामा को छोड़कर, ऊंट और
लामा। लामा जो है ये जंतु स्तनधारी जंतु होता है, उसके आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं और ऊंट के आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। यानी कि दो ऐसे स्तनधारियों के नाम बताइए जिनके वयस्क आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो आप लिख सकते हैं ऊंट और लामा, ये दो ऐसे स्तनधारी जंतु हैं जिनकी वयस्क आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बाकी अन्य स्तनधारी वर्ग के जंतुओं के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन जो फ्रॉग होते हैं, उभयचर यानी एम्फीबियन, उनके ब्लड उनके आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। इसके अगला पॉइंट इसके बारे में आरबीसी पर क्या है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी के अंदर। हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसका ब्लड लाल रंग का होता है, और हीमोग्लोबिन के एक अणु में 4 फेरस आयन पाए जाते हैं। फेरस आयन के 4 अणु पाए जाते हैं, इसलिए हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को बाइंड करके उनका परिवहन करता है। तो 100 मिलीलीटर ब्लड, एक स्वस्थ मनुष्य के 100 मिलीलीटर ब्लड में लगभग 15 ग्राम पर 100 ml ब्लड, यानी 100 मिलीलीटर रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 15 ग्राम होती है। महिलाओं में यह मात्रा 1.5 ग्राम कम होती है। ये तो हो गया भाई आरबीसी से संबंधित जो इंफॉर्मेशन था वो मैंने आपको बताया, मेन चीज। अब अगला है डब्ल्यूबीसी। तो श्वेत रक्त कणिका या ल्यूकोसाइट, इसका हिंदी में क्या कहेंगे? श्वेत रक्त कणिका या ल्यूकोसाइट। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता था, इसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। अब देखिए डब्ल्यूबीसी के बारे में इंफॉर्मेशन। पहला इंफॉर्मेशन है इनकी संख्या क्या है? तो इनकी संख्या जो है लगभग 100 मिलीलीटर ब्लड में 7000 होता है पर 100 यानी 1 घन मिलीमीटर ब्लड। यानी 1 घन मिलीमीटर ब्लड में आरबीसी की जो डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है लगभग 7000 होती है। ये आकार में आरबीसी से बड़े होते हैं। और देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट यह है, यानी दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है? आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी का रेशियो यानी अनुपात क्या होता है? ये होता है 600:1। 600:1 होता है इनका रेशियो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का। यानी कि अगर जो डब्ल्यूबीसी 1 है तो आरबीसी 600 गुना, यानी डब्ल्यूबीसी का 600 गुना आरबीसी पाया जाता है। तीसरा पॉइंट संरचना क्या है?
ये जो है उभयोतल संरचना होती है और ये रंगहीन यानी कलरलेस रंगहीन होती है। इनका मुख्य कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती है, यानी कि प्रतिरक्षा का मतलब रोगाणुओं से शरीर की सुरक्षा करने की क्षमता शरीर की, वो प्रतिरक्षा कहलाता है। तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करना, ये डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है। डब्ल्यूबीसी के प्रकार देखो भाई, डब्ल्यूबीसी इनको मुख्य रूप से दो भागों में को बांटा गया है डब्ल्यूबीसी को। एक को कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट कणिकामय डब्ल्यूबीसी यानी ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरा है कणिका रहित डब्ल्यूबीसी। तो जो कणिकामय डब्ल्यूबीसी है ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 न्यूट्रोफिल, नंबर 2 इयोसिनोफिल, और नंबर 4 बैसोफिल। न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बैसोफिल ये कणिकामय यानी ग्रेन्युलोसाइट ये 3 होते हैं। और कणिका रहित यानी एक ग्रेन्युलोसाइट ये 2 होते हैं। मोनोसाइट यानी जिसे क्या कहते हैं? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो ये अगर डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटा गया, एक तो ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा एक ग्रेन्युलोसाइट। तो ग्रेन्युलोसाइट कणिका में डब्ल्यूबीसी 3 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बैसोफिल, जबकि कणिका रहित डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो आज के वीडियो में हमसे कितने आपको बताते हैं, इनके बारे में विस्तृत अध्ययन हम कल के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।